नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी। देश में महिलाओं के लिए कानून है तो पुरुषों के लिए कितने कानून हैं। थानों में महिला डेस्क हैं तो क्या पुरुष डेस्क भी है, और देश में महिला आयोग है, राज्य में महिला आयोग है तो क्या पुरुष आयोग हैं। ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि हम जहां पर पहुंचे हैं ये लोग वही मांग कर रहे हैं, वही डिमांड कर रहे हैं और इस बात की समीक्षा कर रहे हैं कि आखिरकार पुरुषों के लिए कितने कानूनी प्रावधान किए गए हैं। जिस तरह से महिलाओं को अधिकार दिए गए हैं कानूनी तौर पर, जो थानों की बात करें या फिर व्यवस्थाओं की बात करें, क्या उतनी व्यवस्थाएं महिलाओं के लिए भी हैं। ये यहाँ पर मंथन चल रहा है राजधानी भोपाल में। और बात करें, देखिए इसके लिए एक सोसाइटी का गठन हुआ है, भाई वेलफेयर सोसाइटी भोपाल की है। और बड़ी बात यह है कि इसमें बाकायदा हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। हेल्पलाइन नंबर की बात करें तो मेंस है, यानी पुरुष। इस समय पार्क में हम देख पा रहे हैं ऐसी एक नहीं कई बेंचेस लगी हुई हैं। हम आगे बात करें तो वहाँ भी भाई वेलफेयर सोसाइटी भोपाल ये बेंच लगी हुई है। और इस समय तमाम लोग हैं, धोती कुर्ता पहने हुए हैं। आपके पंडित जी हैं? नहीं, मैं एक साइंटिस्ट हूँ सर। आप साइंटिस्ट हैं और धोती कुर्ते में? बस थोड़ा सा अपने देश से लगाव इसलिए। अच्छा, मतलब मेरे घर का पहनावा ही है। अच्छा, आपके घर का पहनावा है। जी। आपका क्या हाल है? सर मेरे पे 498 यही लगा हुआ है, जो कि दहेज प्रताड़ना है। और आप रकम सुनेंगे तो आप हंसेंगे। 1 लाख रुपए की मांग कर रहा था मैं मेरी पत्नी के अनुसार। आप ही बताइए 1 लाख रुपए में क्या होता है। आपकी तनख्वाह कितनी है? अभी तो मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ सर। जब से ये धारा लगी तब से मुझे काम से निकाल दिया गया। उसके पास पहले मेरे पास 12 लाख रुपए LPA का मेरा पैकेज था। अच्छा, मतलब 1 लाख रुपए आप मंथली कमाया करते? जी सर। और आप पे आरोप क्या है? 498 दहेज प्रताड़ना का। कितने राशि मांगने का? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए मांगने का। सर केस ये था कि मैंने इतना पैसा देने से साफ मना कर दिया था उन लोगों को। उनने मुझसे पहले 1 लाख रुपए मांगे थे, तो मैंने कहा मैं नहीं दे सकता ये। तो फिर उन्होंने उल्टा जाके और फिर लड़ाई झगड़ा करना। उनकी 2 डिमांड और थी मेरे से। एक तो माँ बाप से अलग रहो, और दूसरा जो मकान है जो मेरी माता जी के नाम पे वो मुझे दे दो। तो सर मैंने ये मना कर दिया। थोड़े बहुत झगड़े हुए, फिर जाके उन्होंने सीधे थाने में कंप्लेन कर दी। फिर क्या हुआ? बस फिर सर पुलिस ने फ़ोन किया मुझे। मैं वहाँ अटेंड करने गया वैसे, और थोड़ा सा दुर्व्यवहार तो नहीं कहूँगा, वैसे थोड़ा कड़क तरह से बात की थानेदार साहब ने। लेकिन फिर मेरी प्रोफाइल को जाना समझा, लेकिन चूंकि वो महिला थी तो वो डिनाई नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने उसकी कंप्लेन लिख दी और मुझे 41 CRPC का नोटिस देके कोर्ट भेज दिया। और सर अब मैं तब से मामला लड़ रहा हूँ। क्या कोर्ट में केस चल रहा है? जी सर, कोर्ट में केस चल रहा है। जॉब तो कर सकते हैं ना? नहीं सर, वो जब से थाने से जैसे कंप्लेन पहुँचती है FIR कॉपी, तो जब से सर FIR की कॉपी पहुँची है तो मुझसे कहा कि आपको टर्मिनेट कर देंगे सर। ऐसे कई साथी हैं आपके साथ? जी सर। ऐसे और भी साथियों की कहानी है? सर लगभग अधिकतर साथियों की कहानी यही है। वो अब जॉब नहीं कर सकते, उनकी सोसाइटी में रिस्पेक्ट चली गई है, उनके घर कोई उनके भाई बहनों का रिश्ता नहीं लेकर आना चाहता, वगैरह जैसी प्रॉब्लम्स है। आपका क्या हाल है? सर मेरा नाम सुदीप तिवारी है। मेरे ससुर पुलिस में कार्यरत हैं। उन्होंने मेरे ऊपर बेटी के थ्रू 498 है डोमेस्टिक वायलेंस और CRPC 125 लगाया हुआ है। और वो पुलिस में होने के कारण मेरी कोई काउंसलिंग भी नहीं हुई थाने से ना तो मेरी कोई काउंसलिंग की कि डायरेक्ट मेरे ऊपर 498 है लगा दिया गया घर पे पुलिस। ऐसे क्यों लगाया? कोई कारण तो उस पर रहा होगा ना? कोई सर मैंने कुछ भी नहीं किया था। मेरे जो ससुर जी थे उन्होंने एक प्लानिंग के तहत मुझसे शादी की थी मेरे पापा को पार्क में फंसा कर। और देन उसके बाद उन्होंने केस लगाने के पहले बोला था कि आप 40 लाख रुपए दे दीजिए और हम नहीं तो हम केस लगाएंगे आप पर। तो मेरे पापा ने साफ मना कर दिया, हम कोई पैसा नहीं देंगे, इतना पैसा हमारे पास है भी नहीं। तो उन्होंने फिर केस लगा दिया और फिर 40 लाख की डिमांड करने लगे। जैसे जैसे साल बढ़े, 3 साल हो गए मेरे पास, 14 साल रनिंग है, तो अब वो 20 लाख की डिमांड पर आ गए हैं। और 20 लाख की डिमांड हम उनकी पूरी नहीं कर रहे, तो हम लोग को अभी भी कॉल करते हैं, धमकी देते हैं, गाली गलौज करते हैं। ये सबसे हम लोगों को डराने की कोशिश करते हैं। कोर्ट में भी जाते हैं तो कोर्ट में प्रकरण चला गया? हाँ सर, कोर्ट में प्रकरण चला गया है। देखिए, तो न्यायालय तो ठीक फैसला करेगा ना? सर अब तो इंतज़ार है कि हमारे हक में फैसला है, कुछ सही फैसला है जैसे हमको रिलीफ मिले। सर काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती और अपमान सहना पड़ा हम लोगों को। कितना समय हो गया आपको? सर हमें 3 साल हो गया। 2019 में मेरी वाइफ ने 498A लगाया था और उसके बाद भी मैंने सेक्शन 9 लगाया हुआ। काफ़ी बार उनको आने के लिए बोला है, समझाया है कि आप घर बस आइए। जज मैडम ने भी उनको समझाया है कि आप पति के साथ रहिए, आप हम केस वापस नहीं लेते हैं, जो केस है हम चलने देंगे, आप पति के साथ रहिए। अगर वो लिखित में देगा, अगर आपके साथ कुछ भी गलत हुआ तो उसकी जिम्मेदारी उसकी होगी। लेकिन उसके बाद भी मेरी वाइफ आना नहीं चाहती। उसका एक ही नारा है, ना मैं तलाक दूंगी ना मैं साथ रहूंगी, मैं तो सिर्फ पैसा लूँगी।
और इसमें मेरे पापा मम्मी भाई बहन सब लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। मैं और मेरे ऑफिसों में नोटिस वजह कोई दूसरी तो नहीं है? नहीं सर, वजह कोई दूसरी नहीं, मेरी नौकरी भी चली गई इसी कारण में। ये नौकरी, देखिए हम उनसे बात कर रहे थे तो उनके केस लगा तो नौकरी चली जाती है जी। आप बता रहे हैं नौकरी क्यों चली जाती सर है? नोटिस भेजे जाते हैं बार बार, कंपनी में नोटिस भेजते हैं कि इनके ऊपर केसेस चल रहे हैं और मेरी बेटी को प्रताड़ित किया जा रहा है और इस तरह से, और काफ़ी गंदी बातें, कुछ ऐसी बातें भी लिखी जाती है जो मतलब कोई भी पढ़ेगा तो सुन के एकदम वो हो जाएगा। तो इस तरह की बातें लिख कर मतलब एक तरह से टॉर्चर किया जाता है। मेरे ऑफिस में डीएल को फ़ोन लगाया जा रहा है, ऑफिस में नोटिस भेजे जा रहे हैं, जिसके बिहाफ में मुझे ऑफिस से कई बार वार्निंग दी गई कि तो इन दोनों क्या कर रहे हैं आप? इन दोनों सर मैं जॉब सर्च कर रहा हूँ, चल रहा है मेरा, कोशिश है मेरा जारी, किसी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर कोशिश कर रहा हूँ टेंडर लेने की, क्योंकि कोई जॉब मिल रहा है मेरे को। क्योंकि आप कुछ कहना चाह रहे थे? सर एक्चुअली होता क्या है, कंपनीज या फिर गवर्नमेंट देखें तो एक पॉज होता है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, उसके अंतर्गत वैसे तो फीमेल एम्प्लॉयज़ के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जब हम मेल एम्प्लॉयज़ होते हैं, अगर हम उनके लिए सारे ही दुनिया की औरतें शायद उनकी फीमेल एम्प्लॉयज़ है, अगर आपने कुछ भी किया है औरत के खिलाफ तो आपको हम नहीं रख सकते। आप जाइए कोर्ट में जाके क्लियर कीजिए अपने आप को। लेकिन सर प्रॉब्लम ये है कि वो होते होते कई बार 20 साल लग जाते हैं। देखिए आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो तमाम कानूनी प्रावधान हैं, तमाम जो नियम हैं, जाहिर तौर पर है वो जो लोग खड़े हुए हैं उनको ऐसा लग रहा है कि ये नियम है इनके लिए नहीं है। यहाँ पर तमाम पुरुष हैं और बीच में आप हमको एकमात्र महिला दिख रही हैं। यहाँ कैसे आना हुआ? सर मैं भी 4 साल से बहुत परेशान हो रही हूँ। मेरे भाई का केस है यूपी में, जो इनकी वाइफ ने लगा दिया। 15 साल साथ में रहने के बाद और इन लोगों को, माँ और भाई को बहुत मतलब परेशान किया और दूसरे अजनबी आदमी के साथ उन्होंने ब्लैकमेल कर गए और यहाँ से गई है और वहाँ जाके केस लगा दिया। तो आपसी में ऐसे विवाद हैं, आपसी बातचीत से निपटाए जा सकते हैं ना? बातचीत करने के लिए वो या तो मकान नाम कर दो 15 यूपी में रहने चले या 15 लाख रुपए दे दीजिए। 15 लाख रुपए। अभी भी उनके वकील ने बात करी तो बोलते हैं वो खुद समझौता करना चाहते हैं, 15 लाख दे दो। और मेरी 4 साल की और 14 साल की बेटी है, उससे 4 ये साल बच्चे से नहीं मिल पा रहा है, इसका खुद डिप्रेशन में वहाँ पे अभी डॉक्टर से खुद में ट्रीटमेंट 4 करवा साल से रहे मिल नहीं पाया। 14 साल की बेटिया है मेरी, 4 साल से मिल नहीं पा रहा हूँ और बस पैसा दे दो, बस पैसा 15 लाख रुपए मांग रही है और दूसरे आदमी के साथ ब्लैकमेल कर रहा है सर। ऐसा बोलती है, वो खुद बोलती है क्या? उनके वकील बोल रहे 15 लाख दे दो, समझौता कर लेंगे। 15 लाख रुपए किस बात के दे दे? हमने शादी करी थी 15 साल के लिए तो नहीं करी थी, हमने जिंदगी भर के लिए करी थी। बेमतलब मैं गई मायके ससुराल छोड़ के चली गई 4 साल से, और मेरी 14 साल की बेटी है, उसको 4 साल से मिल नहीं पा रहा मैं। वो भी तो अपनी बात रखते होंगे ना, ऐसा तो नहीं उनका आरोप आपके ऊपर हो? बात के सब झूठा सब लगा रखा है। गवर्नमेंट जॉब मेरी लगनी थी। हाँ। पापा की जगह मैं अनुकंपा नियुक्ति बिजली विभाग में, वो नहीं लग पाई, तो इस वजह से उन्होंने 15 साल बाद मैटर बना दिए। देखिए आप ये जो समस्याएं सुन रहे हैं, 1 केस 2 केस 3 केस, और यहाँ पर अमूमन जितने लोग हैं इसी तरह की परेशानियों से परेशान हैं, और इनके लिए जो समूह गठित किया गया है वो इन्हीं विषयों को लेकर यहाँ पर मंथन कर रहा है। एक समूह बना है। इस समूह की बात करें हम, फिर से एक बार तस्वीर दिखाना चाहेंगे। भाई वेलफेयर है। इस समूह की बात करें, कौन कौन है समूह में? आप हैं सब। किस तरह का समूह है और ये जो लोग बता रहे हैं तो ये कैसे तय होगा कि ये लोग सही कह रहे हैं? देखिए सर, हमारा जो, पहले ही बता दूं मैं आपको इस संगठन के बारे में। ये संगठन सेव इंडियन फैमिली पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहा है और मैं 2005 से संगठन से जुड़ा हुआ था, सेव इंडियन फैमिली से। उनका जो हेल्पलाइन नंबर शुरू किया 8882498498, तो मध्य प्रदेश चैप्टर हमने 2013 में शुरू किया और आज हमारे साथ मध्य प्रदेश के लगभग 6000 से ज़्यादा विक्टिम, पीड़ित, जिनके ऊपर पारिवारिक विवाद मामले। मध्य प्रदेश में कितने विक्टिम? 6000 के लगभग जी। और मेरे पास पर डे हम लोग यहाँ पे 5 काउंसलर हैं, जो हमारा हिंदुस्तान का एकमात्र हेल्पलाइन नंबर है जो कि एनजीओ का है। सरकार की तरफ से पुरुषों के लिए कोई भी हेल्पलाइन नंबर नहीं है। सरकारी आंकड़े कह रहे हैं कि पारिवारिक विवाद की वजह से हर 9 मिनट में एक मैन हिंदुस्तान में सुसाइड कर रहा है। हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि हम ये सुसाइड रेट जो है वो कम कर सकें। इसके लिए हम 24/7 कॉल उठाते हैं पीड़ितों के, उनको लीगली और मॉरली स्ट्रॉन्ग करते हैं, उनको डिप्रेशन में जाने से रोकते हैं। आज स्थिति ये है कि भोपाल में
एक भोपाल एक इतना बड़ा सेंटर होने से पूरे हिंदुस्तान के लोग यहाँ लड़कियों से शादी करने आते हैं और उनकी शादियाँ हुई हैं। और आज अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के लोगों के ऊपर भी केस तो लगे आप हुए लोग हैं। जो इकट्ठा होते हैं हर संडे को क्या करते हैं, क्या मंथन होता है? जो नए लोग आते हैं हमसे टेलीफोन से जुड़ते हैं, उनको हम यहाँ बुलाते हैं, उनके पेपर देखते हैं और उनको जो केस कैसे फाइट करना है ये बताते हैं। देखिए, एडवोकेट के लिए ये एक सिर्फ क्लाइंट है और इनके लिए एक ये जीवन मरण का प्रश्न है। हिंदुस्तान तो बड़ा सवाल एक ये भी है, आपको ये भी तो देखना होगा कि ऐसा तो नहीं हर बार महिलाओं की गलती हो, पुरुषों की भी गलती होती होंगी ना। देखिए, मैं मानता हूँ कि हर पुरुष अत्याचारी नहीं और हर महिला बेचारी नहीं। ऐसे केसेस आते हैं, जहाँ ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे खाली उनके बीच में मतभेद होते हैं तो हम उनको काउंसलिंग करके, अगर हम काउंसलिंग के हमारे पास कोई राइट्स नहीं है तो हमको जिला विधिक प्राधिकरण में भेजते हैं, वहाँ पे काउंसलिंग करवाते हैं या फैमिली कोर्ट में उनका वाद लगवा कर। देखिए, फैमिली कोर्ट में ये है कि जो भी पारिवारिक मामले आएंगे उसको पहले परामर्श में भेजा जाता है। परामर्श विफल होने के बाद ही मामले कोर्ट में चलते हैं। आज ऐसे बहुत सारे फादर, बहुत सारी बहनें, बहुत सारी भाभियाँ हैं जिनके ऊपर महिलाओं ने ही केस कर रखे हैं। तो आप सिर्फ पुरुषों के लिए काम करते हैं? नहीं, हाँ बिल्कुल, हम सिर्फ पुरुषों के लिए काम करते हैं और हमारी कोशिश ये रहती है कि पुरुष डिप्रेशन में ना जाए, आत्महत्या जैसा कोई एक्ट ना करे, उनको हम रोक पाएँ और उनको लड़ना सिखाएं। मैंने जब देखा कि केसेस बहुत लंबे लंबे साल तक चल रहे हैं तो हमने कहा कि देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट में ये है कि जब तक डाइवोर्स डिग्री ना हो जाए तब तक आदमी दूसरी शादी कर नहीं सकता। उम्र निकल जा रही है तो फिर हम लोगों ने रास्ते बनाए कि कैसे इसको सेटल किया जाए या इनकी वंश चलाया जाए। आज ये हो रहा है कि सिंगल चाइल्ड का कंसेप्ट होते हुए एक बच्चा है और ये उस बच्चे को प्रकरण में फंस गया, अब उसकी उम्र चली जा रही है और वंश खत्म हो रहा है। देखिए, जाहिर तौर पर है सबसे ज़्यादा जो सफ़र करते हैं ऐसे केसों में बच्चे करते हैं। कब से मेरे ऊपर तो कोई वैसे मतलब व्यक्तिगत केस नहीं, मेरे बेटे के ऊपर है और मैं पेशे से लीगल कंसल्टेंट हूँ तो मैं जानता हूँ। मेरा मतलब मैं किसी अपने बेटे के मतलब जो पत्नी है, मेरी बहू है, मैं उसके बारे में कोई कंप्लेंट नहीं करना चाहता हूँ, नहीं कुछ। मैं तो केवल लॉ के बारे में बोल रहा हूँ। मेरा केस ये है कि मेरी बहू जो थी एडल्ट्री में थी। सारे प्रूफ हमारे पास, बेटे के पास में सारे प्रूफ। तो पहले तो हमने उसको शांति से निपटने के लिए जैसे उनको लेटर भेजा उनके पिताजी को कि भाई ये मेरे पास सबूत हैं और ऐसे करके आपकी लड़की अडल्टरी में है, तो बेटर ये होगा कि हम लोग म्यूचुअल, उनको नहीं हमारे साथ रहना चाहती है, हमारे साथ उसने फिजिकल रिलेशन भी मना कर रखा है। और आप बोलोगे कि क्या, तो उसके फिजिकल रिलेशन उसने मतलब मेंटेन करके नहीं रखे, उसके भी प्रूफ, सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास में, उसका कथन और वो सब पूरा है बिल्कुल। तो जब आपको नहीं जम रही है तो आप ठीक है, दोनों लोग राजीबाजी से अलग हो जाओ। उसने लेटर दिया तो उसके लेटर के देने के अगेंस्ट में वो लोग घर पे आए, धमकाया आके, मैं नहीं था, मेरी पत्नी को धमकाया आके कि आप तो उसको लड़की को रखो और नहीं तो हम आपको झूठे केसों में, दहेज के केसों में फंसा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमने जाके थाने में कंप्लेंट की जाके कि इस तारीख को ये ऐसे करके आए, मेरी पत्नी अकेली थी। थाने ने रिसीव कर लिया पर उस पर आज दिन तक कोई एक्शन नहीं लिया। इसके बाद उन्होंने 498A मतलब दहेज, स्त्री धन का केस 406 का और मेंटेनेंस का 125 का और DV का केस लगा दिया झूठा उसमें। हमने जब अभी हो क्या रहा है सर, मैं मतलब थोड़ा अभी स्पेसिफिक में आता हूँ कि ये जो लॉ बना हुआ है ये 1983 में ये बनाया गया था, दहेज एक्ट लाया गया था और उसके पीछे उसकी मंशा यही थी कि ये 498 मतलब इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पहले ये नहीं था तो 498A ये नई धारा इसमें इंसर्ट की गई थी। उसका उद्देश्य था कि इनका औरतों के लिए उस टाइम में होता था भी था, बहुत दहेज के मतलब मामले होते थे, जला दी जाती थी, तो उनको आत्महत्या से रोकने के लिए और वो करने के लिए पूरा ये लाया गया था। लेकिन आज उसको उनका कवच न होके उनके लिए वो हथियार हो गया है, तलवार हो गया है। वो तलवार से अपने परिवार वालों को मतलब कर रहे हैं। अब मेरे केस में मतलब जेन्युइन है, हम थाने में सारे डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं, उसकी एडल्टरी का प्रूफ दे रहे हैं सब कुछ, इसके बाद भी जबरदस्ती आप केस दायर कर देते हो। आप कानून की बात कर रहे हैं कि बहुत पुराना कानून है। नहीं कोई पुराना नहीं, ये कानून 1983 में ये लाया गया था। क्या और होना चाहिए इसमें? ये होना चाहिए ना कि जैसे कोई भी क्राइम होता है उस क्राइम की प्राइमा फेसी एविडेंस तो होना चाहिए ना, कि उसने जाके बोल दिया जाके अपना बदला लेने के लिए और आपने दर्ज करी, हरासमेंट शुरू हो गया ना, कुछ तो होना चाहिए ना प्रूफ। उसने कम से कम पुलिस को 100 नंबर डायल किया हो। भाई मैं 2 साल से जनरल स्टेटमेंट रहता, मैं 2 साल से अपनी ये कष्ट झेल रही थी, अपनी गृहस्थी बचाने के लिए कर रही थी। 2 साल में क्या एक बार भी आपने पुलिस को बताया? डायरेक्ट आप 498 करने चली गई। आपकी जब हमने मतलब आपके ऊपर डाइवोर्स का केस किया एडल्टरी के बेस पे, तब आप वहाँ पे जा रही थाने में, तो आपके पास कोई सबूत नहीं है। हमारे सारे सबूत हैं, हम दे रहे हैं, बल हमारे सबूत नहीं देखे जा रहे।
हमारे सबूत लगाए भी नहीं जा रहे चार्जशीट में। तो ये क्या जेंडर वाइस ला है, बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा। मैं इसलिए उसको ब्रीफ में ये करता हूँ कि मतलब टोटली ये जेंडर वाइस है और लेडीज़ के फेवर में है, और गवर्नमेंट भी सुन रही। हमारे अध्यक्ष साहब खूब लिखते रहते हैं, लॉ कमीशन को लिखते हैं, प्राइम मिनिस्टर को लिखते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लिखते हैं, बट एक भी जवाब नहीं। मालूम है सब वोट बैंक की राजनीति। ये तो मांग ये भी उठ रही है कि पुरुष हेल्प डेस्क भी होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल होना पुरुष चाहिए। आयोग, पुरुष देखिए, पुरुष आयोग ही होना चाहिए कायदे से, क्योंकि इस समय जितने भी पुरुष हैं जो प्रताड़ित हैं, उनके पास कोई एक सिंगल रास्ता नहीं है कि वो अपना पक्ष कहाँ जाके और किसे सुनाए, या उनकी जो मन की पीड़ा या दुख है वो उसको किसे बताएं। तो ये जो सोसाइटी है ये हेल्प कर रही है अभी, लेकिन ये हेल्प और इस तरह की प्रक्रियाएं सरकार को भी शुरू करना चाहिए, ताकि जो पुरुष इस तरह के। हाथ में क्या है कागजात? ये मेरे हाथ में तो जो ये है ITI है, जिसमें पुलिस मुझे ITI में भी जानकारी में सत्य जानकारी नहीं दे रही है और जानकारी छुपाई जा रही है। क्या क्या कि मांग जैसे रहे मैं जिस प्रकरण की जानकारी पुलिस वालों से मांग रहा हूँ, पुलिस वाले उस प्रकरण की जगह अन्य प्रकरण की जानकारी उसमें लगा के मुझे दिए जा रहे हैं। तो अभी मैं प्रथम अपील में गया हूँ, मेरी 5 ITI में यही हुआ है मेरे साथ। और मेरी पत्नी एडल्ट्री में थी, उसने अपने बॉयफ्रेंड को भाई बता के पड़ोस में मकान दिला दिया, और हमें साल भर से नशे की और नींद की गोलियां खिला के वो रात में उनके पास चली जाती थी। हमारे चाचा ने भी पकड़ा, बच्चे ने पकड़ा। फिर उस बार जब मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया तो घर से भाग गई, और दूसरे दिन सवेरे थाने में आके मेरे खिलाफ झूठा केस लिखा दिया। पुलिस वालों ने मैंने सवेरे जब उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई भागने के कारण, तो सुपुर्दगी देने के नाम पे मुझे थाने बुलाया गया, हबीबगंज थाने। और वहाँ पर मुझे बिना कोई बात सुने, बिना कोई बात किए मुझे सीधे लॉकअप में अंदर बंद कर दिया गया। उसके बाद मेरी गिरफ्तारी रात में 11 बजे, फर्जी गिरफ्तारी शो करी है पुलिस वालों ने मेरी, रात में 11 बजे मेरे मोहल्ले की, कि मैं वहाँ पे चिल्ला चोट मचा रहा था, जबकि मैं दोपहर 1 बजे से 1:30 बजे से मैं थाने में बंद था। और इस बात के मेरे पास काफ़ी सारे सबूत हैं कि थाने से मैंने किस किस को फ़ोन लगाए हैं, क्या इन्फॉर्मेशन दी है, और थाने से किस किस ने मेरे घर वालों को कब फ़ोन लगाया और किस पर्पज़ से फ़ोन लगाया। नहीं मान रही, लेकिन पुलिस वाले मानने को तैयार नहीं है। मैं एप्लीकेशन दे के थक गया हूँ, उस पर पुलिस ना तो कोई बयान लेने को तैयार है, बस पुराने बयानों को लगा के उसको केस को क्लोज कर, एप्लीकेशन को क्लोज कर देती है। अगर मैं कॉल रिकॉर्डिंग सुनाऊँ तो मेरे पास उन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की कॉल रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, जिनको मैं बोल रहा हूँ कि सर मैं बयान देने आऊँ, वो बोल रहे हैं नहीं तुम मत आओ। और जो बोल रहे हैं कि हमारे पास आपका केस नहीं है और आप हमारे आराम कर समय पे हमारा आराम में खलल डाल रहे हैं आप। और जब रीडर से बात की जाती है तो बोलता है भैया वो तो केस उन्हीं के पास था, और जब इंचार्ज IO जिसको कहते हैं, इंचार्ज ऑफिसर जिसको कहते हैं, उसके पास जाओ तो बोलता है तुम्हारे पास, मेरे पास तुम्हारा केस ही नहीं था। और भी कई सारे प्रकरण मतलब इसी तरह के चल रहे हैं। मतलब एक बार उलझ गए तो फिर उभरना मुश्किल हो जाता है। मैं आपको ये बताऊं कि क्या होता है कि जैसे ये भी आपने जाना कि वुमेन्स के लिए लॉ बहुत सारे हैं और मेंस के लिए नहीं है लॉ। तो यहाँ क्या होता है कि जब मेंस विक्टिम होता है तो मेंस सिंगल एक मेंस विक्टिम नहीं होता, उसके पीछे एक परिवार होता है जिसमें मम्मी होती है, माँ होती है, सिस्टर्स होती है, भाभी भी होती है, दादी भी होती है। तो ये विमेंस भी उसी लॉ के से विक्टिम बन जाती है, लेकिन उनकी भी सुनवाई नहीं होती, क्योंकि हम बात कर रहे हैं महिला ही है। जी, हम बात कर रहे हैं कि महिला के फेवर में लॉ है, लेकिन वो महिला के फेवर में नहीं है, वो सिर्फ बीवी और बहू के फेवर में है। अगर मेरी माँ आपको लगता है कि जो कानून है महिलाओं के लिए नहीं है? वो महिलाओं का घर ही तोड़ रही है। वो जो कानून है वो बताया गया है, वो बनाया गया है, ऐसे बोलकर बनाया गया है कि ये महिला के हित के लिए है, महिला के सुरक्षा के लिए है, लेकिन वो महिला कौन है? क्या मेरी माँ महिला है? वो अगर मेरी माँ जाती है और थाने में कहती है कि मेरी बहू मुझे गाली दे रही है, मुझे खाना नहीं दे रही है, मुझे मारपीट करती है, तो कहेंगे अच्छा एक काम करो, बेटा बहू को अलग कर दो। ये कोई कानून नहीं हुआ, क्योंकि माँ ने एक बेटे को पाला पोसा पढ़ाया लिखाया क्या अलग करने के लिए? दूसरी बात, मेरी बीवी गई और जाके बोलेगी कि मेरी माँ, मेरी सास मुझे मार रही है या मुझे खाना नहीं दे रही है, तो अच्छा ये 498 डोमेस्टिक वायलेंस 125 और सारे केसेस लग जाएंगे। यानी कि वो कौन महिला है जिसके फेवर में ये लॉ है? वो है सिर्फ बीवी। आप महिला थाना में जाके देखिए, वो महिला थाना नहीं है। वहाँ पे सिर्फ अगर कोई कानूनी कार्रवाई हो रही है तो बहू के लिए हो रही है और पत्नी के लिए हो रही है। आपको लगता है कि बहुओं को इतने कानून की आवश्यकता तो है? जी, बहुओं को इतनी कानून की आवश्यकता तब थी जब बने थे, लेकिन उसमें भी आज अमेंडमेंट की जरूरत है। वो अमेंडमेंट ये होना चाहिए कि अगर सेम केस है जो आपने लगाया है, ठीक है, आपकी केस दर्ज हो गई, लेकिन अगर न्यायालय में वो चीज़ झूठी पाई जाती है या खारिज होता है या सेटलमेंट होता है, उस कंडीशन में उस महिला को क्या सजा है? क्योंकि वहाँ पे अभी देख रहे हैं आप, डिमांड्स हो रहा है, एक्सटॉर्शन हो रहा है, मनी एक्सटॉर्शन कर रही है वो डिमांड्स। अभी सबसे आपने सुना होगा कि 20 लाख, 15 लाख, 25 लाख से लेकर के करोड़ रुपए तक डिमांड्स है।
महिलाओं के केस, मेरे खुद के केस में 20 लाख रुपए की डिमांड है। मेरे बच्चे अभी मैं 5 साल से मिल नहीं पाया हूँ, और मेरे बच्चे जो मैं 5 साल से मिल नहीं पाया हूँ। सोचिए मैं कितना दर्द सहता हूँ, और लेकिन उसको सुनने वाला कौन है? अगर मैं न्यायालय में खड़ा हूँ, तो अगर मैं बच्चों की बात करूँगा तो सबसे पहले ये होगा, पहले आप एक काम कीजिए, पहले भरण पोषण दीजिए, ठीक है ना। तो क्या ये समस्या है, आप काफ़ी देर से देख रहे हैं, आपको कोई दिक्कत? सर मैं विजुअल इम्पेयर्ड हूँ, बाई बर्थ ब्लाइंड हूँ, मतलब मुझे बचपन से ही विजन की प्रॉब्लम रही है। अच्छा, विजन की प्रॉब्लम है आपको? जी 100% आप भी यहाँ पर मौजूद हैं? जी सर, जी हाँ। एक्चुअली सर क्या है स्थिति, मैं अगर अपने केस की ज़्यादा बात नहीं करूँगा मैं क्योंकि देखिए सॉल्यूशन मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर मैं इन केस की शॉर्ट में बात करूँ तो सर मेरे साथ तो ये परिस्थितियाँ रही हैं कि मुझे तो वो खुद अंधा अपाइज और तरह तरह की चीज़ें, क्योंकि मेरी जो वाइफ थी वो साइटेड थी, उनको दिखता था, किसी प्रकार का कोई इशू नहीं है, और वो मुझे खुद इस तरह से कहती थी, बोले आप फैमिली से अलग हो जाओ और नहीं तो यूं मोहताज बने रहो, ऐसे ही तुम्हें वो मतलब तरह तरह की चीज़ें मुझ पर करती थी। लेकिन हम चाहते थे कि रिश्ता हमारा बचे, और लोग ये बोलते थे कि आज नहीं तो कल उनको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा कि आप की क्या स्थिति है, और हम उसको संभालने की कोशिश करते थे। लेकिन उनका और उनके मायके वालों का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेशन रहा, हमने संभालने की पूरी कोशिश की। अल्टीमेटली ये हुआ कि हमने अपने लेवल पर जो हो सकता था वो हमने करने की कोशिश की। फाइनली वो हमारे यहाँ से जिस डेट पर गई, उसके बाद हमने जो भी हो सकता था वो हमने किया, बुलवाने के लिए, लेने के लिए गए, सब कुछ हुआ। फिर उन्होंने एक झूठा कहानी बना के, झूठी तारीख बना के, झूठे तारीख दर्शा के, और जो तारीख उन्होंने दर्शाया है उस तारीख को मैं अपने ऑफिस में यहाँ उपस्थित हूँ, और वो मुझसे 700 किलोमीटर दूर यूपी में है। तो और उसके बाद उस के अलावा उसके बेसिस पे उन्होंने लीगल नोटिस भेजा ही। फिर उसके बाद उन्होंने ये किया कि बाद में वो उनके बहनोइयों द्वारा हमारे पे धमकी आया। उसके बाद वो गुजरात चली गई, वहाँ एक नया कहानी बना दिया, दूसरा सब कुछ नया कहानी टोटल, इससे कोई उसका वही नहीं है, और 125 का केस दायर कर दिया। आपको लगता क्या है सर, जो तमाम परेशानियां आ रही हैं, सॉल्यूशन क्या है? सर इसका सॉल्यूशन मुझे जो लगता है, सबसे पहली चीज़ कि जो पुलिस का जो सीधा रवैया होता है, पहले तो पुलिस में जब बात जाती है, पुलिस ने बिना जांच किए कुछ भी कर देती है एफआईआर। जैसे मेरे केस में भी उन्होंने एफआईआर, यही कहना होता है कानून के तहत कर रहे हैं। हाँ, कानून के तहत अगर कर रहे हैं तो सर पुलिस के पास ये भी राइट होते हैं कि अगर कानून में कोई फॉल्स पाया जाता है तो उसको एफआईआर करने की भी सुविधा होती है। लेकिन आप इन केसेस में देखिए कितने एफआईआर होते हैं, बहुत कम, रियर, शायद ही कहीं फॉल्स नहीं होता। जनरली मैंने कहीं देखिए, आप खुद सोचिए, जबकि मेरे केसेस में ना तो उन्होंने जांच किया, उसकी सूचना मुझे 5 महीने बाद मिल रही है, और उनको हमने बता दिया कि मैं उस दिन ऑफिस में उपस्थित हूँ, उसके बावजूद उन्होंने इस सब चीज़ों पर दर्ज हुआ। और सबसे बड़ी चीज़, जब केस दर्ज हो जाते हैं, वो तो एफआईआर किया नहीं, अब केस दर्ज हो जाते हैं, उसके लिए जो अदर केसेस होते हैं, जो अदर मतलब चाहे मर्डर या दूसरे जो केसेस होते हैं, उन केसेस को तो फटाफट सुनवाई होती है। देखिए बिल्कुल आप देख रहे हैं कि जो पुरुष हैं अपनी बात जो है खुलकर रख रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं। तो डिमांड यही की जा रही है कि जो महिलाएं कानून हैं उनकी क्या समीक्षा होना चाहिए, एक सवाल उठा हुआ है। और हम यहाँ पर बात करें, जो तमाम पुरुष लोग जमा हुए हैं इसी पर मंथन कर रहे हैं। क्या आपको क्या लगता है? देखिए बात यही कही जा रही ना कि महिलाएं पीड़ित रहती हैं, हमेशा परेशान रहती हैं, कानून उन्हीं के लिए बनाए गए हैं, फिर ये क्या बात उठ रही है? देखिए, महिला पीड़ित रहती है, ये एक कॉन्सेप्ट है, पर यहाँ जितने भी पुरुष हैं या जो एक शादीशुदा मर्द जो रहता है, क्या वो प्रताड़ित नहीं होता? आज की डेट में एक पुरुष को n नंबर ऑफ किलोमीटर जाना पड़ रहा है अपनी नौकरी छोड़ के केस के लिए, और जाके पता क्या चलता है कि मुझे मिल गई है तारीख। कानून बना हुआ है पर वो सिर्फ महिला के लिए बना हुआ है। मैं भी परेशान हो रहा हूँ, उसके लिए कोई कुछ नहीं देख रहा। मैं अपना गाड़ी भाड़ा छुट्टी लेके, नौकरी से छुट्टी लेके या अपने एम्प्लॉयर से छुट्टी लेके जा रहा हूँ, और मालूम चल रहा है आज मेरी वाइफ ही नहीं आई है, उसकी तबीयत खराब हो गई है। कितना लंबा समय मुझे ट्रैवल करना पड़ रहा है, ये मैं प्रताड़ित नहीं हो रहा क्या? और ये जो सोसाइटी बनी हुई है, इसमें आप लोग क्या कर रहे हैं, रास्ता क्या निकालने जा रहे हैं? हम रास्ता ये निकालना चाह रहे हैं, हमारी सरकार से ये डिमांड है कि ये जो जेंडर बायस लॉ है, इसे जेंडर बायस ना किया जाके सिर्फ दोनों पक्षों का बात सुनी जाए। जैसे सबसे पहले हमने 2013 में पुरुष डेस्क की डिमांड की थी महिला थाने में, हमने उसके लिए आवेदन भी दिया था और बाबूलाल विधायक जी ने उनके लिए ऑर्डर भी किया था। दूसरी चीज, जो भी केस लग रहा है वो टाइम बाउंड रहे,
उसके प्रकरण का निपटारण जल्दी से जल्दी हो, ना कि सालों चल रहा है केस और जल्द निपटारा होना चाहिए। अब आप जो मंथन करते हैं, हर सप्ताह बैठते हैं, किस ओर जा रहे हैं? सॉल्यूशन क्या देखते हैं आप? सर बस हमारी कोशिश यही है कि हम पुरुष आयोग बनवाने में कामयाब हो जाएं। इसके लिए हमने जंतर मंतर पे हर साल धरना भी देते हैं और हमारी जो दिल्ली की टीम है वो भी लगातार प्रयास कर रही है और अभी हम लोगों से जो भी एक सामर्थ्य के अनुसार होता है, अभी हमने कुछ मैरिटल रेप पे PIL भी लगा रखी है जिस पर डिसीजन आना है। आपको लगता है कि पुरुष आयोग होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। जब हमारे संविधान में दिया है समानता का अधिकार, तो क्यों वो महिलाओं के लिए ही है? पुरुषों के लिए भी होना चाहिए। पुरुष ही प्रताड़ित हो रहा है। ये तो बात हो गई कि शादी से पहले अगर लड़कियों को कोई दिक्कत होती है, लड़कियों को कोई दिक्कत होती है तो हम लड़ने के लिए खड़े हो रहते हैं। शादी के बाद भी तो वो होता होगा। वहाँ पे जितने पुरुष भाई हैं अगर परेशान हो रहे हैं तो कानून को एक साथ देखना चाहिए। दूसरी कंट्री में भी कानून है तो भारत में क्यों नहीं? पुरुष आयोग क्यों नहीं? ये बड़ा सवाल यहाँ पर उठा है और जो हम तमाम पुरुष की बात करें जो यहाँ पर मौजूद हैं, डिमांड उठी है कि देश में, राज्यों में पुरुष आयोग भी होना चाहिए और इस मांग को लेकर लगातार मंथन चल रहा है। इसके साथ ही जो सोसाइटी ने तय किया है कि इसको लेकर लगातार मुहिम भी चलाई जाएगी। कैमरामैन लवनी सैनी के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।